जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? डाइजेस्टिव पूरा पढ़ लिया? कुछ बाकी रह गया था? बोलो। चलो देखिए, आपको हो सकता है कुछ उसमें डाउटफुल क्वेश्चन, वैसे मुझे नहीं लगता कि, मुझे आशा है कि जितना मैंने पढ़ा है आपको बाखूबी सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई किसी चीज़ में डाउट रहता है तो आप मेरा कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद किसी भी बुक से उसका रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आपको 95% तक सारे क्वेश्चन उसी में से ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो हमको आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाते हैं। जैसे देखिए, इधर एक क्वेश्चन उसमें से शायद रह गया था आपका कि हमारी पेट में जो हमने छोटी आंत बड़ी आंत देखी थी, अगर उसको आप बाहर निकालोगे ना तो वो 32 फीट की होती है। कितनी लंबी होती है वो? 32 फीट की हो जाती है। मतलब आप निकालोगे ना, अब आप खुद सोचिए, मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ, अगर आप हमारे पेट में से ये आंतें निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 32 फीट की हो जाएगी। कितनी? 32 फीट की। इतना हम पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर चुके ना। और कोई क्वेश्चन तो बाकी नहीं रह गया आप लोगों का? नहीं। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ये दिख रहा है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोला जाता है इसको? श्वसन तंत्र। देखिए, ज़्यादा बेटर होगा आप सुनने के बजाय अपने खुद के नोट्स बनाइए। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि आप नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, आप PDF दे दीजिए। देखिए, जब आप खुद नोट्स बनाएंगे, खुद उनको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिकवर होगा। वो रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी रिकवर होगा। रिकवर माने जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। आप जितना लेट लतीफ़ होंगे, जितना लेट पढ़ेंगे, आप उतना ही लेट होते जाएंगे। बाकी भी प्रॉब्लम नहीं, हम कोशिश करेंगे आपको PDF भी अवेलेबल कराने की, लेकिन अभी तो हम नहीं करा पाएंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। इसी को क्या बोला जाता है? श्वासोच्छ्वास। इसको श्वास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। रेस्पिरेशन। पहले देखिए, रेस्पिरेशन देखो नाम से ही आ रहा, श्वसन। श्वास को लेना, श्वास को लेना, छोड़ना, क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। श्वास को लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। फिर से बोलिएगा, श्वास को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है आपका? रेस्पिरेशन। अब देखिए, कौन सा लेना और कौन सा छोड़ना, ये 2 प्रकार का होता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन क्या होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है इनहेलेशन। इसी को बोला जाता है निश्वसन। क्या बोला जाता है? निश्वसन। एक होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन। इसी को बोला जाता है निःश्वसन। निःश्वसन। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे, अब इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इनहेलेशन। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप बायोलॉजी या साइंस को ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद करें। कुछ चीज़ें होती है जो हिंदी में आसानी होगी। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे इसका नाम है निश्वसन, वहाँ पर इसका नाम है निःश्वसन। दोनों में कितना डिफरेंस है? केवल उसमें ह लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। ये निश्वसन है, वो निःश्वसन है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले देखिएगा, इसमें बोला जाता है इनहेलेशन और इसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। इनका मतलब अंदर, मतलब श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना। इनहेलेशन, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। श्वास को अंदर लेना, इनहेलेशन। और श्वास को बाहर छोड़ना, एक्स का मतलब अपन बोलते हैं ना इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मतलब जो ऑलरेडी अंदर है, तो हम अंदर ले रहे हैं, तो इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है आपका? एक्सहेलेशन। ध्यान से देखिएगा, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इन मतलब श्वास को अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। अब एक बात बताइए, क्या आप खाते जाएंगे तो क्या चल जाएगा काम? नहीं, उसको पचना भी है ना। फिर डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा तो मल के रूप में बाहर भी निकलता है। वैसे ही जितनी हम सांस लेते हैं हम उतनी ही छोड़ते हैं। हम हवा लेते हैं ना, जैसे मैंने ली,
तो हम कितनी सांस में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम जो सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लेते हैं नाइट्रोजन। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। ये कितनी लेते हैं? 78% लेते हैं। कितनी लेते हैं? 78% लेते हैं। ऑक्सीजन O2 हम लेते हैं 21%। कितना लेते हैं ऑक्सीजन? 21%। और CO2 भी हम लेते हैं 0.03%। अब ध्यान से पहले ये देखिएगा, बोले हम ये चीज़ें क्यों लेते हैं। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर एक बात बताइए, आप बिना नमक की, आप जब मम्मी वगैरह जो भी आपके घर में भोजन बनाते होंगे, खाना बनाते होंगे, रोटी बनाते होंगे, आपने देखा होगा कि आप बिना नमक की रोटी बना सकते हो। आप अनूनी रोटी बोलते ना, क्यों? एक बार अगर आपकी रोटी में नमक मिल गया तो आपको रोटी खानी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि वापस से नमक निकाल दोगे रोटी खा लोगे, नहीं निकाल सकते ना। क्यों? जब हम हवा लेते हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी हवा में उपस्थित रहती है। क्या रहती है? ऑलरेडी। अब आप जोड़िएगा 78-21, 78-21 और 0. आप इनको जोड़ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए, तो कुछ 100 में से काफ़ी सा बचा हुआ है ना। आप खुद देखिए इधर कि 78% और 21%, ये हो जाएगा आपका 8/9, 7/9, कितना और आपका 99%। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ही वायुमंडल में कितना है? 99%। बाकी बचे हुए हिस्से में से 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी बची हुई कैसे है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं, वो हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, पूरा वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना है। मतलब हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं हम। जो ये ऐसा नहीं भगवान ने हमको दी है। देखिए नाइट्रोजन में हमारे शरीर का कोई काम नहीं है, तो नाइट्रोजन हम क्या करेंगे? वैसी की वैसी हम नाइट्रोजन बाहर निकाल देंगे। नाइट्रोजन हम क्या करेंगे? जितनी नाइट्रोजन हमने ली है उतनी नाइट्रोजन हम क्या करेंगे? हमारी बॉडी से बाहर कर देंगे। क्यों? इसका यूज़ ही नहीं है हमारी बॉडी में। अब ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन का 17% हम बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो हम अंदर ही ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं और 17% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो देखिए आप 21 लिया, 70 छोड़ा, बचा कितना? 4%। यही 4% जो आपका होता है ये CO2 के रूप में हम हमारे शरीर के बाहर छोड़ देते हैं। मतलब हर व्यक्ति 21% ऑक्सीजन लेता है। क्यों? वायुमंडल में इतनी उपस्थित है। 21% ऑक्सीजन लेता है और 71% छोड़ता है। तो 21 में से 70% छोड़ दिया, 17%, 17%, तो कितना परसेंट उसने यूज़ किया? 4%। अब वो 4% ऑक्सीजन का यूज़ करेगा और किसके रूप में बाहर निकाल देगा? किसके रूप में बाहर निकाल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, श्वसन की बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि हम नाक से सांस लेते हैं या मुंह से? 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी, इतने में रख कर रहा हूँ। आप सब मुझे बताएंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम नाक से सांस लेते हैं या फिर मुंह से? जल्दी फास्ट बताइए, किस चीज़ से हम सांस लेते हैं? आप लोग बताइए। आप लोगों का व्रत है आज? नहीं, फास्ट करके आए हो? नहीं, स्लो है। अच्छा, बताइए। हाँ, नाक से, मुंह से? नहीं, ना तो हम नाक से सांस लेते हैं, ना तो हम नाक से सांस लेते हैं, ना ही हम मुंह से सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं, हम सांस किस चीज़ से लेते हैं? तो सांस लेते हैं फेफड़ों से, लंग्स से। किससे लेते हैं? फेफड़ों से या फिर लंग्स से। ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आप बोल रहे ये क्या है? आप खुद बताइए। हम अगर नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। जैसे मैंने नाक से सांस लिया, मैं नाक बंद कर रहा हूँ मुंह से, क्या मैं नाक से सांस ले रहा था, अभी मुंह से ले रहा हूँ। तो नाक और मुंह तो क्या है? एक जरिया है, एक रास्ता है सांस लेने का, एक रास्ता है सांस लेने का। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, मुंह से लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। जैसे देखिएगा, अभी हम बताएंगे कि हम एक बार में कितनी हवा अंदर लेते हैं, कितनी बाहर छोड़ते हैं। तो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, ना कि हम मुंह और नाक से सांस लेते हैं। इतना समझ में आया? देखिए मैंने आपसे पहले वादा किया था कि हम पहले, मैं सोच रहा था कि आपको बेसिक चीज़ें बता दूं, लेकिन हम फाउंडेशन कोर्स के थ्रू चल रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लार्ज लेवल पर हम कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए करते जाइए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, स्कूल में है, मेडिकल फील्ड में, किसी में भी है, ये चीज़ें आपको हर जगह काम आने वाली है। अब देखिए,
अब बोले हमने ये भी पढ़ लिया हम कितनी सांस लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, लेकिन हम कितनी क्वांटिटी में सांस लेते हैं। हाउ मैनी मच पढ़ा था ना आपने, कितनी मच मैनी, तो हाउ मच कितनी सांस हम लेते हैं। तो देखिएगा जब व्यक्ति कोई भी नॉर्मली, जैसे मुझे देखिएगा मैंने सांस को अंदर खींचा, हवा को अंदर खींचा, तो मैं एक बार में 500 ml, कितना 500 ml 500 मिलीलीटर मैंने हवा खींची अंदर, कितनी 500 मिलीलीटर, आधा लीटर। जब मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ मैंने कितनी सांस ली 500 मिलीलीटर, लगभग इसको बोला जाता है 1.2 लीटर, 1.2 लीटर। मतलब मैंने 500 मिलीलीटर सांस ली नॉर्मल। लेकिन व्यक्ति जब कोई घबरा हुआ रहता है या फिर रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते वक्त आपने देखा होगा वो हबड़ा जाता है, हमारे इधर बोलते हैं हबड़ा जाता है, मतलब घबरा जाता है, तो ऐसे बोलते हैं ना, घेरी घेरी वो तेज तेज सांस लेता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, इसका 12 गुना ज़्यादा सांस लेता है। कितना 12 गुना ज़्यादा, लगभग 6000 ml, कितना 6000 ml, या इसको बोलते हैं 6 लीटर। क्या बोला जाता है इसी को, 6 लीटर सांस व्यक्ति एक बार में अंदर ले रहता है जब वो घबराया हुआ रहता है या फिर गहरी सांस लेता है, तो इसका 12 गुना लेता है। जब नॉर्मली व्यक्ति सांस लेता है तो आधा लीटर लेता है या 500 ml, और जब वो घबराया हुआ रहता है तो वो 6 लीटर सांस लेता है या फिर 6000 ml। इतना आया समझ में। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति, जैसे हम मानव हुए तो हम किस चीज़ से सांस लेते हैं, मेंढक किससे लेते हैं, इंसेक्ट से, या फिर ये जो आपके होते हैं कीट वगैरह, ये किससे लेते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए सांचो सांस को हम कर दे रहे, आप खुद के नोट से बनाएंगे तो मैं मानता हूँ वो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, बजाय आप दूसरों के। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मैमल्स में, स्तनधारी ये कौन होते हैं। देखिए स्तनधारी मतलब हम मानव लोग स्तनधारी। देखिए स्तन का मतलब क्या होता है, चेस्ट। स्तन का मतलब क्या होता है, चेस्ट। स्तनधारी, देखिए हम पहले हम मानव की बात करेंगे तो हम पहले मेल फीमेल लेंगे, मेल एंड फीमेल। देखिए आप देखेंगे कि मेल और फीमेल में 12 साल या फिर 12 ईयर की एज तक मेल और फीमेल के स्तन एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं, उनका चेस्ट एक जैसा होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि इनके अंदर एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो कि ग्रोथ करने लगती है। मेल्स में होता है, मेल्स में 12 साल के बाद भी उनके चेस्ट में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो उनके चेस्ट की ग्रोथ नहीं होती है, वो जिम वगैरह जाके उसको फिट रखते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो होता है 12 साल के बाद उनकी स्तन ग्रंथि पाई जाती है, इस कारण उनका जो स्तन होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। अब देखिए अक्सर हमने माँ को देखा है, जब भी कोई माँ बनते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को कैसे भी ऐसे हिला के कैसे भी करके घूमते फिरते ऐसे बच्चों को दूध पिलाते रहते। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं या फिर आपके घर में कोई हो तो उन्हें बताइएगा कि दूध पिलाए। तो देखिए आप जैसे उन्हें दूध पिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पता चलेगा कि न्यूट्रिशन से प्रॉपर नहीं जा पाते। जब भी माँ घूमते फिरते या फिर कैसे भी मोबाइल चलाते दूध पिलाती है, तो वो न्यूट्रिशन से जो आपके माँ के दूध में होते हैं वो बच्चों में प्रॉपर नहीं जा पाते। इसलिए हमेशा जब भी बच्चे को कोई भी माँ दूध पिलाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और कंसंट्रेट होकर वो दूध पिलाए, तो न्यूट्रिशन से प्रॉपर बच्चे में जाएंगे। वरना फिर बच्चा ऐसे ही होगा, बुद्धू सोच का होगा, बुद्धि दिमाग का होगा, ये वो, ओ माय गॉड हमको तो दर्द हो रहा है। दर्द कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टाइम से आप उसको सही साथ उसको न्यूट्रिशन मिला ही नहीं है तो क्या होगा, हैं सूर्यवंश बस घूमते फिरते पिलाते हैं, बकलोलवा टाइप। आगे देखिएगा स्तनधारी में मतलब वो हर चीज़ें स्तनधारी में आएगी जिनके पास स्तन है। गाय भैंस बकरी इन सब के पास स्तन तो होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, दूध पिलाते हैं ना। अर्थात ये जो जीव होंगे ये किससे सांस लेंगे, ये सांस लेंगे अपने फेफड़ों से और लंग्स से। फेफड़े या फिर लंग्स से, जैसे हमारे लंग्स से वैसे गाय के होते हैं, कुत्ते के होते हैं, सबके होते हैं। तो मैमल्स या स्तनधारी किस चीज़ से सांस लेंगे, फेफड़ों से। किस चीज़ से सांस लेंगे, फेफड़ों से। आप लोग को आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, सारा क्लियर है। आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें भी क्लियर समझ में आना चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसका तो डायग्राम दिखाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। फेफड़े समझते होंगे ना, मानव तो नहीं समझते समझते ना,
मानो क्या होता है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फिश, मछली देखते हैं कि मछलियों में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे वो सांस लेते हैं। आखिर पानी के अंदर वो सांस कैसे लेते होंगे, पानी के अंदर कोई भी जीव सांस कैसे ले सकता है। तो देखिए मछली की बात करेंगे, फिश, ये दूसरा नंबर का आपका आ गया फिश। इसी को बोला जाता है मछली। क्या बोला जाता है, मछली। ये अपने गिल्स से, इसी को बोला जाता है क्लोम। क्या बोला जाता है, इसी को क्लोम, क्लोम भी बोला जाता है। और इसी को बोला जाता है गलफडे। क्या बोला जाता है, गलफडे। देखिए गलफडे क्या होता है, पहले देखिए हम फिर आपको डायग्राम दिखाएंगे। मछली को आपने देखा होगा, जब भी मछली चलती है, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मछली कहाँ है बनती है भाई, ये मछली है, ठीक है। तो मछली के आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये मुंह, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ क्रॉस पैटर्न में रहता है, ऐसा कुछ क्रॉस पैटर्न में आपने देखा होगा यहाँ पे। मतलब मछली के आपने देखा होगा, जब मछली जब चलती है ना, तो वो ऐसे ऐसे पीछे से हिलती है और इसकी गर्दन के आगे यहाँ पे देखिएगा मेरे मुंह की तरफ, यहाँ पे ऐसे दो मुंह निकले हुए रहते हैं, ऐसे पीछे की साइड दो मुंह निकले हुए रहते हैं, जहाँ से उसको काट देते हैं। जब मछली काटते हैं, आप देखिएगा मछली को काटते हैं, उसको यहीं से काटते हैं सबसे पहले, ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, उसी को बोला जाता है गलफडे। अब डायग्राम में देखिए, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, डायग्राम में देखिए ध्यान से, इसका जो मुंह दिख रहा है आपको, मुंह के आसपास जो हिस्सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं गलफडे। हमने टिक भी कर दिया उसको, क्या बोला जाता है इसको, गलफडे। तो मछली किससे सांस लेती है, हमारी गलफडे से सांस लेती है। किससे लेती है, गलफडे से सांस लेती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेंढक। क्या आता है, मेंढक। मेंढक का इसी को बोला जाता है फ्रॉग। क्या बोला जाता है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग बोला जाता है। अब बोले मेंढक की, देखिए मेंढक की 3 पोजीशन होती है, मेंढक 3 हिस्सों में भाग लेता है। अब हम बताएंगे, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ये। मेंढक जो है 3 स्थिति में अलग अलग सांस लेते हैं। देखिए मेंढक का जो बच्चा होता है, मेंढक का जो बच्चा होता है, ये बच्चे को बोला जाता है टेडपोल। क्या बोला जाता है इसी को, टेडपोल। मेंढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेडपोल, हिंदी में भी टेडपोल बोलते हैं। ये किससे सांस लेता है, तो ये अपने गिल्स से सांस लेता है। किससे लेता है, गिल्स या फिर गलफडे से सांस लेता है, ठीक है, जलफडे हो गया, गलफडे से सांस लेता है, गलफडे से सांस लेता है। बोले टेडपोल। देखिए आपको डायग्राम में ध्यान से देखिए, डायग्राम दिख रहा है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हम क्या करते थे बचपन में ना, हमारे सामने एक टंकी होती थी, तो उसमें ना ऐसे जो आपको डायग्राम में ये दिख रहा है, मछली टाइप जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में हम इसको समझते थे, हम भी मछली समझते थे। तो हम क्या करते थे, इसको पाल लेते थे कि चलो मछली मिलेगी, अब बाद में इसको बड़ा करके और छोड़ देंगे। अब बाद में पता चलता था बकलोल हुआ तो मेंढक वो बन गया। तो बाद में हमने जब पढ़ा तब समझ में आया कि ये तो टेडपोल है, पोर्ट कर दिया हमने। ये क्या है, आपका टेडपोल है। क्या है आपका, टेडपोल, मेंढक का बच्चा है, जो कि बिल्कुल मछली के बच्चे जैसे ही लगता है। बिल्कुल सेम आप देखेंगे ना, डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल मछली के बच्चे जैसा दिखता है। देख लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जब ये मेंढक जो है युवा हो जाता है, क्या होता है, युवा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो ये अपने लंग्स से, किससे, लंग्स से या फिर फेफड़ों से सांस लेता है। किससे लेता है, फेफड़ों से सांस लेता है। इतना है समझ में। जब मेंढक जवान हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो ये किससे, लंग्स से सांस लेता है। अब अभी क्या चल रहा है, बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, तो मेंढक टर टर, देखा होगा ना आपने, बाहर आता है टर टर, पड़ोस वाला आते हैं, पानी आएगा, तो मेंढक बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने जब युवा अवस्था में आ जाता है, जब जवान हो जाता है, तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। अब देखिए जब बारिश का मौसम चला जाता है, बारिश का मौसम अब क्या चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, मेंढक क्या करेगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। मेंढक क्या करेगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला जाएगा तो मेंढक क्या करेगा, अब फेफड़ों से तो सांस ले नहीं सकता, गिल से उसके काम करेंगे नहीं उस समय। अब ये सांस लेगा आपकी स्किन से। किससे लेगा, आपकी स्किन से सांस लेगा, आपकी स्किन से सांस लेगा। इसलिए मेंढक को हमेशा देखिएगा आप कि मेंढक जो होता है, वो जब बच्चा होता है तो वो टेडपोल जो होता है, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। अक्सर आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में आया हुआ है, हमने खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है, टेडपोल। ये टेडपोल जो होते हैं किससे सांस लेते हैं, तो गिल्स से लेते हैं। जब ये युवा अवस्था में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। जब बारिश का मौसम चला जाता है, तो ये जो मेंढक होते हैं क्या ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी खोद के अंदर चले जाते हैं। तो फिर किस चीज़ से सांस लेंगे, तो ये लेंगे आपकी स्किन से। किस चीज़ से सांस लेंगे, ये स्किन से। इतना समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं इसी में नेक्स्ट। हाँ
क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई इशू, समझ में आ गया सारा? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर का, वो आता है इंसेक्ट्स। क्या आता है? इंसेक्ट्स, इसी को बोला जाता है कीट। क्या बोला जाता है? कीट। अब बोलिए कीट क्या होता है? देखिए ये मधुमक्खी हुए आपके, मधुमक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब आदि, ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती है? ये सब कीट कहलाते हैं। बोलिए ये किस चीज़ से सांस लेते हैं? ये आपका सांस लेते हैं ट्रेकिया से। किससे लेते हैं? ट्रेकिया से सांस, इसको बोलते हैं श्वास नली। किससे सांस लेते हैं? ये श्वास नली से सांस लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ से सांस लेते हैं? ये श्वास नली से। अब बोलिए श्वास नली क्या होती है? देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रेकिया क्या होता है। श्वास नली ये बोलते हैं इसको, देखिए इसको क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। इस वाले को, ये तो लेरिंग्स हो गया। अब जब आप आ करेंगे तो आपका आ करोगे तो आपके मुंह में दिखेगा। ये जो आपका होता है, अभी हम देखेंगे। देखिए तो ये किससे लेते हैं? श्वास नली से लेते हैं, ट्रेकिया से लेते हैं। बोले ये क्या होता है? देखिए आप देखिएगा कि कॉकरोच को आपने अक्सर सुना होगा कि जब कॉकरोच की मुंडी टूट जाती है, कॉकरोच का जो फेस होता है, ये जो मुंह होता है, ये टूट जाता है, तब भी कॉकरोच 6 से 7 दिन तक वो जिंदा रह पाता है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच अपने मुंह से, ये लोग अपने मुंह से सांस लेते ही नहीं है। ये जो कीट होते हैं ये अपने मुंह से सांस लेते ही ये नहीं है। इनकी यहाँ पर चेस्ट के नीचे आपको डायग्राम में हम कॉकरोच का एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए उसको। इस डायग्राम में देखिए कॉकरोच के यहाँ पे आपको एक छेद दिख रहा होगा, तो कॉकरोच इसी को बोलता है ट्रेकिया। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है, श्वास नली बोली जाती है। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे श्वास नली क्या होता है, अभी देख लीजिए। ठीक है, तो कॉकरोच की मुंडी तोड़ दोगे तो आपको देखा होगा कि वो फिर भी ऐसे दिन भर इधर उधर, अब उसकी मुंडी तो नहीं घूमता रहेगा। तो कॉकरोच 6 से 7 दिन बाद क्यों मर जाता है? वो इसलिए नहीं मर जाता है कि उसको सांस नहीं मिल रही। क्यों? इन जीवों को तो सांस डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, इनका मुंह से कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है, इनका डायरेक्ट यहाँ से रहता है। इनका मुंह का कनेक्शन सिर्फ खाने से रहता है। इसलिए कॉकरोच 7 से 8 दिन में यूँ मर जाता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता और वो भूख के कारण मर जाता है, ना कि वो सांस के कारण मरता है। इतना आप लोग को समझ में आया? आप लोग को भी आया? हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? हाँ, ये नहीं बताया क्या? बता तो दिया ये। पीछे वालों को और कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ये वाला, हाँ तो ये अभी आएगा। देखिए अब एक बात बताइए, रुकिए। आप आगे का हमसे पूछ रहे हो, हम पहले वो तो पढ़ा दें जो पढ़ा दें। आप पहले पूछ रहे हो आगे का, जब तक हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको नहीं याद है, हम आगे का कैसे बता देंगे, है ना? अब देखिए दोस्तों, इतना हमको समझ में आ गया कौन कैसे सांस लेता है। अब हम ये देखते हैं कि हम सांस लेते हैं तो किस किस जगह से होकर वो सांस हमारे मुंह में जाती है, ऐसी कौन कौन से रास्ते होते हैं जहाँ से वो होकर आगे बढ़ती है। देखिए देखते हैं, इसके कुछ हिस्से होते हैं, इसको बोलते हैं, पहला होता है आपका इसमें जिससे हम सांस लेते हैं। देखिए पहले सबसे हमने सांस ली किससे? नाक से। इसी को नाक से, हमने नाक से सांस ली इस वाले हिस्से से, जिसको बोलते हैं नासा छिद्र। हमने नाक के छिद्र से सांस ली तो पहला आता है आपका नासा छिद्र। क्या आता है आपका? नासा छिद्र। क्या बोला जाता है इसी को? नासा छिद्र। इसको बोला जाता है इंग्लिश में नोस्ट्रिल। क्या बोला जाता है इसको? नोस्ट्रिल। ठीक है, सबसे पहले हमने नाक से सांस ली, इस छेद से अंदर सांस ली। अब कहाँ जाएगी? तो ये वाला जो हिस्सा आप ध्यान से दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसी को बोला जाता है आपका नासा कपाट। फिर सांस कहाँ जाएगी? आपका नासा कपाट में। कहाँ जाएगी? नासा कपाट में। ठीक है, कहाँ जाएगी? नासा कपाट। कभी कभी हम बचपन में ना, ये आपने देखा होगा, कभी ऐसे करके नाक पे मार देते, उससे तो नाक तोड़ देते था। तो वो क्या करता था? नाक तोड़ देता। किसी किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है ना, ये वाली, तो उसको सर्दी भी बहुत होती है। उसका रीज़न भी बताएंगे अभी अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें हमारा चैप्टर ही लग रहे हैं। ठीक है, नासा छिद्र, नासा कपाट। इसके बाद आता है आपका, देखिए इसके बाद आपका फारनिक्स आता है। क्या आता है आपका? फारिंग से भी पढ़ते हैं इसको, फारिंग से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? फारिंग से भी पढ़ते हैं। देखिए अब फारिंग से क्या होता है, जब हम आ करेंगे आ, तो ये जो आपका एप्पल जैसे लटक रहा है, जो देखिए सबसे पहले हमने नासा छिद्र से हमने सांस ली, फिर नासा कपाट। अब ये कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, हमारे यहाँ पे जाएगा। इसमें जो हिस्सा, मतलब फारनिक्स से किसको बोलते हैं आपको? फारनिक्स को किसको बोलेंगे आपको? हाँ,
हाँ अभी बता रहे हैं ना, रुको 2 मिनट। फारिंक्स को क्या बोलते हैं? अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। फारिंक्स क्या बोलते हैं? देखिए, आपके मुंह खोलने के बाद जो सबसे आपको एंड में छेद दिखे, मुंह खोलने के बाद जो सबसे एंड वाला छेद दिखे उसी को बोलते हैं फारिंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फारिंक्स। अब सांस का जाएगी नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से गई आपकी फेरिंक्स में। अब जाएगी आपकी, इसको स्वर तंत्र भी बोलते हैं, लेरिंग्स में। लेरिंग्स कहाँ जाएगी आपकी? इसके बाद कहाँ जाएगी? लेरिंग्स में। फेरिंग्स में सबसे पहले देखिए नासा छिद्र, नासा छिद्र से हमने सांस ली, फिर कहाँ गई? नासा कपाट में। नासा कपाट से आ करा कहाँ गई? फेरिंग्स में। ग्रसनी में गई, ग्रसनी में। देखिए याद कैसे? फेरिंग्स से ग्रसनी, घास खाते तो सबसे पहले ग्रसनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी में जाएगा मुंह से। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, हमने हवा ली तो हवा कहाँ जाएगी? फिर ये वाला, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स से भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? देखो लेरिंग्स। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, मतलब कुल मिला के मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसी से आ रही है, इसी हिस्से से आ रही है। इसी को बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? इसी को लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। अब देखिए नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से कहाँ गई आपकी? फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से कहाँ आई? लेरिंग्स से। अब यहाँ जाने के बाद हमारा एक आता है ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो। इसको बोलते हैं ट्रेकिया। इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको? श्वास नली। ठीक है, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अरे आपके डाउट बड़े रहते हैं, पहले पढ़ तो लीजिए, उसके बाद हम पूरा क्लियर करते हैं। आप आगे का पूछने लग जाओ तो एक बात बताइए, जब हम आगे का भी पढ़ाएंगे नहीं तो आप कैसे क्लियर करोगे? पहले जो बता रहे हो तो ठीक है। देखिए अब मैं डायग्राम भी ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको डायग्राम पहले बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम डायग्राम दिखाएंगे। नासा छिद्र, नासा छिद्र से गया नासा कपाट, नासा कपाट से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आया लेरिंग्स। अब लेरिंग्स में के बाद आपका आता है ट्रेकिया। क्या आता है? ट्रेकिया। कहाँ पहुँच जाएगी अब हमारी जो हवा हमने ली? वो ट्रेकिया में। देखिए ये ट्रेकिया क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये हो गया हमारा लेरिंग्स। क्या हो गया? लेरिंग्स। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। क्या हो गया हमारा? लेरिंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा लेरिंग्स। इसके बाद क्या होता है? ट्रेकिया आ जाता है। क्या हो जाता है हमारा? ट्रेकिया हो जाता है। क्या आ जाता है हमारा? ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया ये क्या करता है? इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। क्या होता है? ये जो लेरिंग्स, ये ट्रेकिया जो होता है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। इस ट्रेकिया ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसी को? ब्रोंकाई। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई नहीं है? अभी शांति रखिए, अभी करें तो आगे। देखिए इसी को क्या बोला जाता है? अब लेरिंग्स जो आपका लेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स के बाद जो सांस नली जो ट्रेकिया है ये आपका 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देखिए 2 हिस्सों में बढ़ गया हमारा। ये हमारा लेरिंग्स के बाद जो हिस्सा है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया। अब जो 2 हिस्सों में बटा इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या होते हैं? ब्रोंकाई। इसी ब्रोंकाई में केचुए टाइप ऐसी लटें हमारी निकली रहती है। क्या लटें निकली रहती है या फिर ऐसी गुच्छेदार निकली रहती है। इसी गुच्छेदार में, इसी गुच्छेदार को बोला जाता है ब्रोंकियोलेस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोलेस। इसी गुच्छेदार को क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोलेस। अब इसी गुच्छेदार में क्या होता है? यहाँ पे ऐसे 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 गोल गोल कोष्ठक बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कोष्ठक बने होते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है वायु कोष्ठक, इंग्लिश में कहा जाता है इसको एल्विलोई। क्या बोला जाता है? एल्विलोई। क्या बोला जाता है इसको? एल्विलोई। देखिए पहले नाम लिख देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, और इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलोई। एल्वुलोई। ठीक है, इंग्लिश में एल्वुलोई बोलते हैं इसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। सबसे पहले वापस से रिवीजन लेंगे। देखिए नासा छिद्र, नाक के छिद्र से सांस ली, फिर नासा कपाट में गया, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आपका आ जाएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया 2 हिस्सों में बढ़ गया तो आ जाएगा आपका
ब्रोंकाई बोलते हैं उसको, 2 हिस्सों में बढ़ जाए। फिर ब्रोंकाई में केचुई टाइप आपकी श्रृंखला निकली हुई रहती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस। उसी ब्रोंक्यूलेस में आपके कोष्ठक बने होते हैं जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। अब देखिए इतना हो गया समझ में। अब आपको हम एक डायग्राम देख लीजिए जल्दी, 10 सेकंड के लिए मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें नाम भी लिखे हुए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। देख लीजिए 5 सेकंड, आप भी देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। हो गया, अरे वाह। देखिए अब देखिए, आपने अक्सर एक बीमारी का नाम है निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया ना। आगे फिर आए, आगे का तो सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। निमोनिया बता तो है। निमोनिया बीमारी में क्या होता है, इसी वायु कोष्ठक में, इस एल्वोलोई में क्या होता है, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी। अब एक बात बताइए, पानी भर जाएगा तो हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये इसके अंदर स्टोर नहीं रह पाएगी। क्या इसके अंदर स्टोर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो फिर क्या होगा, जब स्टोर नहीं रह पाएगी तो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा और मर जाएगा। इसके बाद कोरोना में आपने देखा होगा, तो कोरोना में क्या होता है, जो भी काम होता है सब इसमें होता है। क्यों? हम सांस लेंगे तो एंड में सांस कहाँ जाएगा? यहाँ पे। इसके बाद कहाँ जाएगा हम बताएंगे। तो कोरोना में भी क्या होता है कि इसके अंदर वायु कोष्ठक के अंदर कोरोना बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। टीबी में आपने देखा होगा, हाँ टीबी में क्या होता है, व्यक्ति के वायु कोष्ठक में क्या छेद हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? टीबी की बजाय ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, उसकी बीमारी में क्या होता है, इन्हीं वायु कोष्ठक में एल्वोलोई में क्या होता है, छेद हो जाता है, जिसके कारण कभी भी टीबी वाला व्यक्ति छींकता है तो उसके मुंह से खून आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें छेद हो जाता है। इतना आया आपको समझ में? आप लोगों को भी आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, आपको डायग्राम में भी दिखा होगा। मैं इसको नीचे वाले को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या होता है, एक मांस की हड्डी होती है। क्या होती है? मांस की हड्डी होती है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी इसको डायफ्राम क्या बोला जाता है, हिंदी में भी डायफ्राम बोला जाता है, इंग्लिश में भी डायफ्राम। क्या बोला जाता है? एक मांस की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। देखिए सबसे पहले देखिए, हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़ों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो हवा को लेकर और बाहर छोड़ दे। तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ये मांस की हड्डी क्या होती है, नीचे की तरफ पल जाती है, मतलब फैल जाती है, खिंचा जाती है। रबड़ की तरह होती है ना, मांस की हड्डी रबड़ की तरह होती है। तो हमने जैसे लिया तो लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को या फिर जो भी हमने हवा ली उसको बाहर छोड़ दे। तो ये क्या होता है, फिर धक्का देता है नीचे से। क्या करता है? इसको धक्का देता है, मतलब वो रबड़ की तरह खींच जाता है। जैसे एक बात बताइएगा, मैंने इसको ऐसे खींचा, मान लो रबड़ है, मैंने ये रबड़ है, मैंने इसको ऐसे खींचा और फिर छोड़ूंगा तो वापस से स्पीड से आएगा ही। तो ये जब नीचे की तरफ खिंचाता है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हवा ली हमने, तो क्या हम हवा ले सकते हैं? लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो छोड़ दे। तो ये डायफ्राम क्या होता है कि उसको नीचे से प्रेशर कर देता है वापस, तो हमारी हवा बाहर आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो किसी किसी व्यक्ति को यहाँ पर चोट आ जाती है, चेस्ट के यहाँ चोट आ जाती है, तो उसको खून नहीं आता लेकिन वो व्यक्ति मर जाता है। क्यों? उसकी जो डायफ्राम है वो टूट जाता है। डायफ्राम की मांस की हड्डी नॉर्मली टूट जाएगी, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इतनी आसानी से नहीं टूटती है। लेकिन आपने अक्सर मूवी वगैरह में देखा, वो यहाँ मारते हैं, वो यहाँ मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से इसकी पूरी डायफ्राम जुड़ी हुई है, यहाँ मारते हैं तो साला उठेगा नहीं फिर, ठीक है। लेकिन हमारी कॉलोनी में अक्सर क्या होते हैं कि कुत्ते, उनको बेचारे कुत्ते जो होते हैं, जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, उनको डंडे से मार देते हैं पला पला के। फिर ऐसे ही लोगों की औलादें जो होती है वो आगे जाके लूली लंगड़ी दिव्यांग पैदा होती है। ऐसे जाके आगे जाके फिर भगवान से शिकायत करते, बोलो शायद कर्म तुम्हारे, भगवान क्या करेगा ऊपर वाला, कर्म जो करोगे वैसे तो फल मिलेगा, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस और एल्वोलोई, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं, अभी हमारा ऑक्सीजन क्या फेफड़ों तक पहुंच गया। अब आप खुद मुझे बताएं, क्या हम ऑक्सीजन लेके फेफड़ों तक सीमित रख सकते हैं? खुद बताइएगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, साइंस पूरा दिमाग वाला है, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो। खुद बताइए आप, क्या ऑक्सीजन फेफड़ों तक सीमित है? तो फिर पूरी बॉडी में एनर्जी कैसे मिलेगी? नहीं। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, अब ऑक्सीजन हमारा कहाँ पहुँच गया, फेफड़ों में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? फेफड़ों में। तो फेफड़ों से भी तो इसको कहीं ले जाना पड़ेगा ना पूरी बॉडी में, तो उसको कौन ले जाएगा? देखिए ये हो गया। अब मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ ताकि हम अच्छे से आगे का पूरा पढ़ सकें। देखिएगा
देखिएगा, अभी हमने क्या करा, ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचा दिया, ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचा दिया, लंग्स तक। कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स तक, लंग्स तक पहुँचा दिया। अब देखिए क्या इतना ही काफ़ी है, नहीं, ये लंग्स, इसमें जो एल्वुलोई में जो हमारा ब्लड रहेगा, क्या रहेगा, ब्लड, क्या रहेगा, ब्लड। ब्लड में बहुत सारी चीज़ पाई जाती है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ये तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होती है, प्लेटलेट्स वो अलग काउंटिंग होती है। आरबीसी, हमारी आरबीसी में एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, एचबी, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड जो है, ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है, हमारी सारी कोशिकाओं तक ले जाता है। क्या करता है, ब्लड हमारी सारी कोशिकाओं या सेल तक ले जाता है। और इन्हीं सेल में एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, आप इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, आपका क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। बोले ये क्या, जिन्होंने पहले की वीडियो देखी होगी वो बाखूबी जानते होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब अब लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन है उसको ब्लड क्या करेगा, आरबीसी जो उपस्थित होती है, आरबीसी में एचबी हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ब्लड को सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाएगा, सेल के क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को जाके दे देगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से एटीपी अणु बनाएगा और जब एटीपी अणुओं की संख्या 38 हो जाएगी, 38 हो जाएगी, तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, अब क्या इतना ही नहीं, देखिए इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। हम बोलते हैं ना शुद्ध और अशुद्ध खून, कुछ नहीं होता है। जो ब्लड आपके ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो क्या ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। इतना हम देख चुके थे। इतना आया आप लोग को समझ में, आप लोग को भी आया, बताइए। हाँ, ये तो पढ़ चुके ना। देखिए अब एक बार और देखिए, हाँ फिर से देखिए, इतना हमने देख लिया। ऑक्सीजन, ब्लड, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा, वो क्रेब्स चक्र बना के वो कर देगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि फिर हमें चक्कर क्यों आने लगते हैं। आपने देखा होगा हम जब तापते हैं या फिर कोई भी चीज़ जलाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह की स्मेल आती है, तो हमें अक्सर चक्कर आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों आने लग जाते हैं, देखिए आप अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग लकड़ी वगैरह ताप लगा के, हमारे यहाँ ताप बोलते हैं, ताप लगा के बैठ जाते हैं और दिन भर तापते रहते हैं। देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ये जो लकड़ी वगैरह आप जलाते हो, इसमें एक गैस होती है CO, इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसी को, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पाया जाता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अब देखिए ये HB का अफेयर किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये कौन है, इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये कौन है, इसका फ्रेंड। आप खुद बताइएगा। एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, मेरी चीज़ को मतलब किसी और वे में मत ले जाइएगा, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। ये इसकी गर्लफ्रेंड है और ये इसका कौन है, फ्रेंड है। एक तरफ गर्लफ्रेंड, एक तरफ फ्रेंड है, तो ये किसको चूज़ करेगा, गर्लफ्रेंड को चूज़ करेगा। अब देखिए HB का किसको, HB का संबंध किससे है, HB किससे रिएक्टिव ज़्यादा होगा, CO से। क्यों हुआ भैया, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड पहले, बाकी सब बाद में। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्मेल आती है तो ऑक्सीजन की जगह HB क्या करता है, रुक रुक रुक, छोड़, CO ले, मेरी गर्लफ्रेंड। तो वो क्या करता है, CO को लेके आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले आता है, ओ मेरी गर्लफ्रेंड, तो वो क्या करता है, मेरी गर्लफ्रेंड को लेके आ जाता है, मेरी नहीं, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले आता है। तो आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि जो HB होते हैं वो किसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बाग है ना घर में ताप लगा के और सो जाते हैं आगे लग, कभी ऐसा मत कीजिएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी आप आग वगैरह लगा के घर में बैठते हो, ताप लगा के बैठते हो, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उसके धुएं में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसका कि अफेयर किससे है, HB से। लेकिन उसका हमारे फेफड़े से कोई संबंध नहीं है। क्रेब्स चक्र तो किससे चलेगा, ऑक्सीजन से चलेगा। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई संबंध है, नहीं। अब हमें चक्कर क्यों आने लगते, देखिए अब ये क्या करता है, HB
गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, मेरी गर्लफ्रेंड इसको लेके क्या चल जाता है, निकल जाता है। अब ये क्या करता है, एच बी इसका संबंध इससे, तो एच बी को लेके कहाँ चला जाता है, सेल में। सेल में किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये भाई साहब तो ऑक्सीजन लेंगे तब क्रेब्स से चक्कर चलाएंगे, और इसने दे दिया ले माइटोकॉन्ड्रिया, ले कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये तो बड़ा प्रेमी, इसकी प्रेमिका है, इसने इसको दे दिया। अब ये क्रेब्स से चक्कर चलाएगा तो क्या बनेगा, तो हमारे शरीर में क्या होती है कि ग्लूकोज की कमी होने लगती है, एनर्जी की कमी होने लगती है, इसलिए हम धीरे 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 चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में ताप लगाकर, आग जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए, इवन खुले में भी कभी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इतना है समझ में आप लोगों को। हाँ, इतना बता तो चुके, और क्या है। हाँ, ये हो तो क्या आपको बताया तो मैंने अभी। देखिए इसमें, देखिए ध्यान से, एक मिनट। हाँ देखिए, रेस्पिरेशन हीमोग्लोबिन बता दिया ना, रिएक्टिव किसके साथ होता है, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्टिव होएगा आपका, कहाँ गया वो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगा। और ये क्यों, आप गर्लफ्रेंड भी अफेयर चल रहा है इसके साथ। और हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल अभी पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है। और इसके आगे अब देखिए एक चीज़ और बताइएगा, क्या हमारे शरीर में, इस पर यही देख लीजिए, आपका रेस्पिरेटरी में यही देख लीजिए, देखिए इसको रेस्पिरेशन कर देता हूँ, रेस्पिरेशन। देखिए हमारे शरीर में रेस्पिरेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य, क्या होता है, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। आंतरिक इंटरनल, ठीक है, इतना आगे। आंतरिक, देखिए अब आप खुद बताइएगा एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है। हम सांस ले रहे थे, फेफड़े तक गई, क्या इतना ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी है? क्या आप खुद बताइए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने सांस ली, हमारे फेफड़े तक चली गई, क्या इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं, उसी को बोला जाता है, जो हमने सांस लेकर फेफड़े तक पहुँचा है उसी को बोला जाता है बाह्य श्वसन। क्या बोला जाता है? बाह्य श्वसन। और जो फेफड़े से हमारे सेल तक जा रहा है उसी को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं उसी को? आंतरिक श्वसन। हमने अभी देखा कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ठीक है, ये बाद में हो गया। अब आप बताइए मुख्य रूप से कौन काम करता है? देखिए मुख्य रूप से दोनों काम करते हैं, लेकिन इसमें मेन कौन होता है? आंतरिक श्वसन। अगर आपने सांस लिए लंग्स तक पहुंचा दिए, आपने श्वास लिए लंग्स तक पहुंचा दिए, तो क्या वो काम करेगा? नहीं पहुंचेगा। मेन काम किसका होता है? आंतरिक श्वसन का होता है, आंतरिक या इंटरनल रेस्पिरेशन का होता है, जो कि आपके लंग्स से उसको कहाँ लेके जाता है? सेल में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है। और कोई दिक्कत आपको? हाँ चलो आगे देखते, और बताइए। नहीं है कोई? चलो अब देखिए इसमें एक चीज़ और आगे देखते हैं। अब देखिए हम सेल में देखते हैं कि सेल में कैसे क्या होता है। आपने अक्सर एक चीज़ जो 10th-12th में होगी उन्होंने पढ़ा होगा आपको, अनाक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन। अभी हम देखते हैं, देखिए सेल के बारे में हम देखते हैं, कोशिका के बारे में। यही है ना कि और कुछ है? ये बाकी तो नहीं था ना, पढ़ा दिया? ये नहीं पढ़ा है ना। देखो सेल में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और एक होता है इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि आक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन में देखिए जीव द्रव्य, क्या जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का कोई काम होता है? जिसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, जिसमें ऑक्सीजन किसी काम की नहीं होती है। अब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनाक्षी। जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो अनाक्षी श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत वो क्या करता है? आक्षी श्वसन। बोले इसमें क्यों नहीं है? क्या प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का कोई औचित्य है? नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनाक्षी श्वसन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो है, क्यों है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन देंगे तभी तो क्रेब्स से चक्र चलेगा, क्रिस्टी शेप होती ना इसकी, तभी क्रेब्स से चक्र चलेगा, तभी हमारे एटीपी का अणु का निर्माण होगा और तभी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आक्षी श्वसन। क्या बोला जाता है? आक्षी श्वसन। इतना आया समझ में आपको?
आप लोग को आया इतना समझ में? कोई दिक्कत? देख रहे ना अपन आगे। हाँ अभी कंप्लीट तो करें, उसके बाद देखिए बड़ी जल्दी रही थी आप लोग। देखो देखो अब हम देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, हमने ऑक्सीजन ली, हवा ली, वो कहाँ गई हमारे नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस और एल्वुलोई तक पहुंच गई, फेफड़ों तक पहुंच गई। तो हमने फेफड़ों, अभी हमने ऑक्सीजन या फिर हवा के थ्रू क्या बनाई, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। लेकिन देखिए हम जो खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, रोटी सब्जी वगैरह खाई, उसमें भी ग्लूकोज होता है। क्या होता है? उसमें भी ग्लूकोज होता है। तो उसमें ग्लूकोज होता है तो उसको हमारे शरीर आसानी से नहीं तोड़ सकता। क्या हो सकता? हमारा शरीर उसको आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए आप, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ देखिए देखिए अब देखिए हमने जो खाना खाया उसमें क्या होता है, टोटल चार आपका क्या होता है, एटीपी अणु पाए जाते हैं। 2 और 2 के फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, एटीपी अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके? एटीपी अणु पाए जाते हैं। डायरेक्ट 2 और 2 के फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, एटीपी अणु पाए जाते हैं। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ग्लूकोज क्या करता है, ये दो एटीपी अणु जो होता है, ये दो एटीपी अणु जो है इसके एटीपी अणु, ये ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, टूट जाता है। तो देखिए ग्लूकोज के रूप में टूटेगा तो ग्लूकोज से हो गया ग्लाइको, क्या हो जाएगा, ग्लाइको, ग्लाइको। अब ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। ये ग्लूकोज ही तो एटीपी में क्या है, ग्लूकोज ही बना हुआ ना, एटीपी से क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो हम इसको क्या करते हैं, लाइसिस, क्या कर देते हैं, लाइसिस। मतलब ग्लूकोज को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, लाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को तोड़ देना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। जब इसको तोड़ा जाता है तो यहाँ पर दो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बोलिए ये क्या होता है, देखिए 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और एक पायरुविक एसिड में आपका 18 एटीपी होते हैं। कितने होते हैं, 18 एटीपी होते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड में कितने हो जाएंगे आपके, 36 एटीपी अणु। कितने हो जाएंगे आपके, 36 एटीपी अणु। अब आप खुद मुझे बताइए, क्रेब्स चक्र चल रहा था तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना रहे थे। क्या कर रहे थे, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना रहे थे। तो यहाँ पर तो 36 एटीपी है, फिर 38 कैसे करें। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर 2 एटीपी को सेव करके रखा था, वो 2 एटीपी ही इसके साथ जुड़कर कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा है, 38 एटीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 38 एटीपी हो जाएगा। और ये एटीपी मिलकर क्या करेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। आप में से किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए, बोले आप तो श्वास ले रहे थे तो ये काम तो सेल कर रही थी। देखिए हम जब श्वास ले रहे थे तो वो ऑक्सीजन से ग्लूकोज बन रहा था, ये हम जो खा रहे हैं उससे ग्लूकोज बन रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया बराबर प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बोले हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़े को, लंग्स को पता कैसे चलता है कि ये ऑक्सीजन है या फिर खाना है, हवा है या फिर खाना है। हमें हिचकी जो चलती है, आज आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि हमें हिचकी क्यों चलती है, किसकी याद में खोए रहते हैं, कौन है वो जिसकी याद में हम खोए रहते हैं, कहाँ से आते हैं वो जिसकी याद में हम खोए रहते हैं। देखिएगा इधर, देखिए एक होता है एपिग्लोटिक्स। क्या होता है, एपिग्लोटिक्स, इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं। क्या होता है, एपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है, एपिग्लोटिक्स से क्या होता है, लार्निक्स और ट्रेकिया, यह डायग्राम देखिएगा।
इसमें आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं इसी को? एपिग्लोटिक्स। ये हमारा क्या होता है? लेरिंग्स और ये होता है हमारा लेरिंग्स और ट्रेकिया। लेरिंग्स और ट्रेकिया, ये तो ब्रोंकाई हो जाएगा। लेरिंग्स और ट्रेकिया, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है? हमारा हवा का पोर्शन कौन सा होगा और हमारा भोजन का पोर्शन कौन सा होगा, ये कौन अलग करता है? एपिग्लोटिक्स। इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी खाना खाते हैं तो ब्रेनवा इसको क्या करता है? हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसको आदेश देता है। बोले हम पानी पी रहे हैं तो एपिग्लोटिक्स, बेटा इधर झुको, ये खाने वाले पोर्शन में जाएगा, बेटा एयर ली, इधर इधर झुको, इधर झुको, जल्दी जाए। अब हम क्या करते हैं? खाना खाते खाते किसी की याद में खो जाते हैं, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया। अब ये बेचारा एपिग्लोटिक्स चिल्लाता है, वो ब्रेन में बताना किधर झुकूँ किधर झुकूँ, ये बोल, वो तो खोया हुआ है किसी की याद में, तो वो बोलते पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं क्या कर रही होगी, मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे। अभी बेचारे को अब एपिग्लोटिक्स हो गया कंफ्यूज। एपिग्लोटिक्स से क्या हो गया? कंफ्यूज। अब आई हवा, ये भाई साहब को हवा को जाना था इधर और चली गई इधर। अब वो फेफड़ा नीचे से लंग से देख रहा है, ओ रे 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 रे, ये तो खाना आ गया, धकेल धकेल बाहर, धकेल बाहर, धकेल। तो ये धकेलता उसको बाहर की साइड, क्या करता है? बाहर धकेलता है। तो हमारा दिमाग उस माइंड का जहाँ पे भी लगा रहता है वो हटता है और फिर हिचकी चलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि खाना किस में चला गया है? भोजन नली में चला गया है। और जाना किस में चाहिए था? मतलब भोजन नली में नहीं गया है आपका, श्वास नली में चला गया। जाना किस में था आपका? भोजन नली में जाना था। तो फिर इधर से जाकर ओ रे 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 रे, ये तो ये आ गया, हट 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 हट, वो धकेल धकेल इसको बाहर, धकेल बाहर, हमारे घर में आ रहा है ससुरा, उधर जा तेरे घर में जा। आगे देखो, तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है? आपका ऑक्सीजन, हवा और भोजन का डिवाइडेशन करता है कि कौन किधर जाएगा और कौन किधर जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया? क्लियर है? हाँ, बताइए आप। ये भी बता दें आप, ऐसा? अभी बता दिए ना, चलो देख लो। वेंटिलेटर का पूछ रहे कि सर वेंटिलेटर कैसे काम करता है। देखिए वेंटिलेटर का डायग्राम भी हम दिखाएंगे, पहले इतना आगे एपिग्लोटिक्स का आगे समझ में। देखिए अब देखते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्यों यूज़ किया जाता है और किसके लिए यूज़ किया जाता है, आखिर वेंटिलेटर का यूज़ क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वेंटिलेटर, क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर। देखिए वेंटिलेटर पर जब कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ, देखिए वेंटिलेटर पे व्यक्ति को कब सुलाया जाता है? सबसे पहले जिसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी उसको नॉर्मली कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता। नॉर्मली उसको साधारण वार्ड, जिसको नॉर्मल वार्ड बोलते हैं अपन, उस वार्ड में उसको नहीं रखा जा सकता, उसको नहीं संभाला जा सकता। जब वो ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है, मौत और ज़िंदगी की, तब उसको कहाँ रखा जाता है? वेंटिलेटर पर। देखिए इसमें एक होता है आईसीयू। क्या होता है? आईसीयू। अब आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे आईसीयू। देखिए वेंटिलेटर पे होता है, स्वाभाविक बात है, व्यक्ति बहुत बीमार होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंसेंटिव। क्या बोला जाता है? इंसेंटिव। इंसेंटिव बड़ी मतलब बड़ी खतरनाक उसकी स्थिति है। उसके बाद उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक यूनिट जो है हमेशा कहाँ रहती है? उस ब्लॉक में रहती है जहाँ पे भी इसको रखा जाता है, उस वार्ड में रहती है, आईसीयू के रूम में रहती है जहाँ पे भी इस व्यक्ति को रखा जाता है। इसलिए आईसीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंसेंटिव। अच्छा इंसेंटिव हो गया, इंसेंटिव केयर यूनिट। जो भी वेंटिलेटर पर रहता है उस व्यक्ति को संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति हमेशा वहाँ उपस्थित रहता ही रहता है। कहाँ रहता है? वार्ड में रहता है। इसलिए आईसीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंसेंटिव केयर यूनिट। इंसेंटिव केयर यूनिट। और कोई दिक्कत? हाँ हो गया ना, तो क्लियर नहीं है? अब देखो, आपने देखा होगा अक्सर पर्वतारोही जब पर्वत या फिर व्यक्ति समुद्र में जाता है, ये सारा आज ही पूछ लेंगे, अगली क्लास में बता देते। चलो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, चलो नेक्स्ट अब अगले ही देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लास्ट वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट वाला हम आगे देखेंगे। सो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।